हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया था और इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा और आगे पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है और आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए। इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनसीईआरटी में के इस पोर्शन तक समझाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊँगा। लेट अस रिकॉल दीज लॉ। आपको मैंने एक लॉ बताया था जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो होपफुली ये क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आपको एक ये छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना के जाती है, ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे कुछ और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर। आप ये देखिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दुनिया में सारे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो प्लेन हो, या फिर चाहे वो कैसा भी उसका शेप हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लॉ हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल ज़रूर होंगे। होपफुली जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, मैं उन लोगों को कहूँगा वो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। वहाँ से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपने ये भी सुना होगा कि आप कैसे देखते हो, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और उसकी इमेज आपको बनती हुई दिखती है, आप खुद उसके सामने आप दिखते हो। और आपने ये भी देखा होगा कि आपकी एकदम अलग इमेज दिखती है, आपको एकदम कॉपी टू कॉपी आप सामने देख रहे हो। तो कैसे ये इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर द्वारा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझाना चाहूँगा। आप कभी भी प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी कि आपकी इमेज एक तो मिरर के पीछे बनती है। आपने ये देखा होगा, आपके ऐसा नहीं कि मिरर के आगे आप खुद एक नया आदमी आपको देखने को मिलेगा। मिरर के पीछे आपको आपकी इमेज देखने को मिलेगी, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है, इस वजह से हम उसको वर्चुअल करार देते हैं। क्यों वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी। आभासी मतलब कोई चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो, आपके सामने वैसी इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब होता है एकदम सीधी, जैसे आप हो वैसी सेम टू सेम इमेज बन रही है। बस ये हो सकता है कि आपके जितने भी हाथ वगैरह हैं, जैसे आप एक हाथ उठाते हो तो आपको दूसरा हाथ दिखता है। इसको हम लेटरल इन्वर्जन से भी जानते हैं, इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जो प्लेन मिरर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी इस वीडियो में, हम यहाँ पे थोड़ा मिरर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे सरफेसेस की बात करेंगे जो कि कर्व्ड होंगे। अब आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। एज अ 10th क्लास स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस पे कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर स्टडी। सो द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज अ कर्व्ड मिरर। नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, अभी आप उसको ज़रूर देखिए और आपको मैं वहाँ से ये समझाऊँगा कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि कर्व्ड सरफेस कैसे होते हैं और कैसे आपको आपके रियल लाइफ में वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैं आपको वो चीज़ सबसे पहले दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपके घर का ये स्पून। अब आपके घरों में ये स्पून आपने काफ़ी बार देखा होगा, बट आपने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व की है, इसके अंदर दो कर्व्ड सरफेस है। एक आपका ये कर्व्ड सरफेस इस तरफ से और एक बाहर की तरफ निकला हुआ कर्व्ड सरफेस। अब मैं आपको इन दोनों ही कर्व्ड सरफेस के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली में हम अब पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जो कि किसी स्फेयर का पार्ट होंगे। लेट्स से उन दो मिरर्स के बारे में मैं आपको अब आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हो।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पून के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस कहाँ कहाँ होगा, तो क्या आप बता पाओगे? यस, यू कैन से ये जो यहाँ पे आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस सरफेस को हम बोलते हैं, ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। एंड इसके जो पीछे वाला सरफेस है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपका होगा कॉनकेव सरफेस, ओके, एंड ये वाला होगा आपका कॉन्वेक्स सरफेस। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो लेट्स गाइज, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे एक स्पून के अंदर हम दोनों सरफेस के बारे में भी एक इमेजिन लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़िए, द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर एज कर्व्ड मिरर। आप उसको एज अ कर्व्ड मिरर भी मान सकते हैं। आप कभी भी आप उसमें अपना फेस देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपना फेस भी दिखेगा, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है हमारे फिज़िक्स के अंदर जो कर्व्ड मिरर, उसको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर्फ। अब ये जो स्फेरिकल मिरर इन्हें क्यों बोलते हैं ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरफाई कर दूँ। स्फेरिकल मिरर बोलने का मेन रीज़न है गाइस कि क्योंकि ये किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप इस कॉनकेव मिरर को देखो तो मैं इसी से आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ। अगर मैं इस मिरर को यहाँ से ऐसे 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 करते करते मीट करूँ तो आपको ये लगेगा कि ये किसी स्फेयर का पार्ट ज़रूर होगा। अगर हम इसको ऐसे मीट आउट करें कुछ पॉइंट से तो ये किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा। जैसे आपने अपने घर में कटोरी देखी होगी, तो कटोरे के अंदर आपको अंदर से वो हॉलो दिखता है, खोखला दिखता है। अगर हम दो कटोरे लगा दें, या फिर आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, एक क्रिकेट बॉल अगर आप बीच में से काट दोगे तो वो अंदर से खोखली दिखेगी। सेम वैसे ही एक स्फेरिकल स्फेयर होता है जो कि हॉलो स्फेयर यानी अंदर से खोखला, उसका कुछ पार्ट जब हम काट लेते हैं तो वो एज अ कर्व्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। लेकिन अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है मिरर्स के बारे में। मिरर्स में हम अभी पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कौन सा नहीं होगा, कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे नहीं, सब मैं आपको बताऊंगा। वेट एंड वॉच। ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे एक लाइन पढ़िए, सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उन जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। और इन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में अब इस टॉपिक में। ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है स्फेरिकल मिरर का, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या फंक्शंस हमको पढ़ने चाहिए। सो लेट्स बिगिन गाइस। फ्रेंड्स, ये है आपका टॉपिक स्फेरिकल मिरर का, और यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की पढ़ के दिखाऊंगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, जहाँ पे रिफ्लेक्शन अकर होता है, वो कैसा भी हो सकता है। वो अंदर की तरफ भी धंसा हुआ हो सकता है जैसे ये ऐसा, या फिर वो बाहर की तरफ ऐसा, बाहर की तरफ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैसा सरफेस है, लेकिन रिफ्लेक्शन अकर कहाँ होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, यानी ये अंदर की तरफ होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व्ड आउटवर्ड होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जितने भी मिरर्स होते हैं उनका एक पार्ट पॉलिश किया गया होता है, यानी पेंटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता। ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यही चीज़ काफ़ी क्लियरिफिकेशन के साथ बताऊँगा। ये अगर आपका कॉनकेव मिरर है और ये अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, और ये जो कॉनकेव मिरर है, ये इसका अंदर वाला जो पार्ट है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रटने का हमारा काम नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है।
नो फ्रेंड्स, अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि प्लेन मिरर होता है, उतना कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी करना इजी नहीं है। क्यों? चलिए आगे बात करते हैं। मैं सबसे पहले सपोज कर लूँ, अगर इस मिरर को, ये है आपका कॉनकेव मिरर। नाम याद कर लीजिएगा, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। आप अपने हाथ को भी अगर ऐसा थोड़ा कर्व करके बनाएं तो उससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दो सिमेट्रिक डायग्राम दिए गए हैं, कॉनकेव मिरर का और एक कॉन्वेक्स मिरर का। मैं आपको, अगर मैंने जैसे आपको अभी एक वीडियो दिखाया है स्पून का, तो उससे भी आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन स्फेरिकल मिरर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, जैसा कि ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। अब एक कॉनकेव मिरर मैंने बनाया तो, लेकिन क्यों बनाया भाई, चलो बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे को आपको समझाने में आसानी हो। चलिए, आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं उनका जो मिडल पॉइंट होता है, उनके मिरर के बीच का जो मिडल पॉइंट होता है उसको पी से डिनोट किया जाता है, और इसको इंग्लिश के अंदर पोल भी बोला जाता है। हमारी साइंस के अंदर भी पोल बोला जाता है और हमारी फिज़िक्स के अंदर भी इसको पोल बोला जाता है। रिमेंबर इट, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये एक एक्सिस पे लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच दूँ ऐसी 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 ऐसी, इस डॉटेड लाइन पे बहुत सारे पार्ट होंगे, अभी मैं उनके बारे में बताऊँगा। इस डॉटेड लाइन को, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे नाम क्लियर करवा दूंगा और याद भी करवा दूंगा, सिर्फ ये वीडियो देखते रहिए। हर एक पार्ट की स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं और वन बाय वन हम उस चीज़ को समझते जाएंगे, ठीक है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। हम कुछ फ्यू टर्म्स के बारे में हम समझना पसंद करेंगे। इन टर्म्स को स्फेरिकल मिरर में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है और इनका डिस्कशन करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, यानी ये, इसको हम बोलते हैं पोल। जैसे आपने यहाँ पे भी पढ़ा, पोल। इसको हम, ये मिरर के सरफेस पे लाई करता है और इसको हम जनरली पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। जो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, एक स्फीयर का पार्ट होता है। और इस, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, हर स्फीयर का एक सेंटर तो होता ही है। वैसे ही ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है स्फीयर का, इसका भी एक सेंटर होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लीज़ नोट डैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर का पार्ट नहीं होता। ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने आपको अभी बताई, प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। ये कोई मिरर का पार्ट नहीं है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। However, it lies behind the mirror in case of, अब कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर